डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम बूलियन एक्सप्रेशन के एसओपी और पीओएस फॉर्म का डिस्कशन करेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं कि बूलियन एक्सप्रेशन होते क्या हैं। बूलियन एक्सप्रेशन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ट्रुथ टेबल के इनपुट और आउटपुट के बीच के रिलेशन को किसी इक्वेशन के रूप में जब शो किया जाता है तो वो बूलियन एक्सप्रेशन का काम करता है, और उसमें जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो उस बूलियन एक्सप्रेशन में फंक्शन के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। मान लो एक फंक्शन है f, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है a b c इज इक्वल टू a b c प्लस a b बार c बार प्लस a b c बार। उसी फंक्शन को दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है a b c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c डॉट a प्लस b बार प्लस c बार डॉट a प्लस b बार प्लस c एंड सो ऑन। कुछ भी हो सकता है इसके आगे, और इसके आगे भी और भी एक्सप्रेशंस हो सकते हैं। अब इन दोनों एक्सप्रेशन को देखेंगे तो इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि ये एक फंक्शन है, बूलियन फंक्शन है, जिसमें तीन वेरिएबल हैं a, b और c। पहले फॉर्म में आप देखेंगे तो ये है a b c, मतलब a डॉट b डॉट c, फिर है a b बार c बार। ये क्या है? ये भी एक प्रोडक्ट है और ये भी एक प्रोडक्ट है, और इन प्रोडक्ट के बीच में इनको सम किया गया है, तो इसको कहा जाता है सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, जो कि बूलियन एक्सप्रेशन का पहला रूप है। उसी तरह से दूसरा एक्सप्रेशन आप देखेंगे तो ये है फंक्शन a b c, इसमें फिर से तीन वेरिएबल्स हैं, और इस बार इसको रिप्रेजेंट किया गया है a प्लस b प्लस c, फिर है डॉट a प्लस b बार प्लस c बार। इसका मतलब क्या हुआ? ये a प्लस b प्लस c ये है सम, और इनके बीच में है प्रोडक्ट, तो इसको कहा जाता है प्रोडक्ट ऑफ सम। तो इस तरह से किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को दो फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब हम एक छोटा सा ट्रुथ टेबल ले लेते हैं। सबसे पहले हम दो वेरिएबल का ट्रुथ टेबल लेते हैं। यह है आपका ट्रुथ टेबल, जिसमें इनपुट्स हैं a और b। यदि दो वेरिएबल हैं तो इसके चार कॉम्बिनेशंस होंगे, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। यदि इनका इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू लिखें तो क्या होगा? डेसिमल वैल्यू ये हो जाएगा 0 1 2 एंड 3। अब इसको रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है? यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए एक बिल्कुल सिंपल सा बात ध्यान में रखने हैं कि a की दो वैल्यू हो सकते हैं, चूँकि ये बूलियन है तो आइदर 0 और 1। तो जब 0 होता है तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं a बार से, और जब ये 1 होता है तब इसको रिप्रेजेंट किया जाता है a से। उसी तरह से b क्या होगा? जब 0 है तो ये होगा b बार, और जब ये 1 है तो ये होगा b। तो यदि हम इसका एक्सप्रेशन लिखें कि इसको किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो यहाँ पे क्या होगा? चूँकि ये दोनों 0 0 हैं तो यहाँ पे आएगा a बार b बार और दोनों के बीच का प्रोडक्ट। तो इसको कहा जाता है फंडामेंटल प्रोडक्ट। फंडामेंटल प्रोडक्ट। उसी तरह से सेकंड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? चूँकि a यहाँ पे 0 है और b 1 है तो ये हो जाएगा a बार b। सिमिलरली हियर इट विल बी a b बार एंड दिस विल बी a b। तो ध्यान रखने की इसमें एक बात है कि जब 0 है वैल्यू तब उसको a बार से रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब जो भी वेरिएबल है उसके कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जब ये 1 है तो सीधे वेरिएबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसको जब एक्सप्रेस किया जाता है तो ये कहलाता है इसका फंडामेंटल प्रोडक्ट। अब मान लो इसके लिए आउटपुट सपोज कुछ भी हो सकता है। हम सपोज लेते हैं इसके लिए 0 0 और 1 और 1। किसी पर्टिकुलर केस में ये आउटपुट आ रहा है। तो अब आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, f एक फंक्शन है जिसके दो वेरिएबल हैं a और b,
और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इसकी उन वैल्यूज़ को या उन फंडामेंटल प्रोडक्ट्स को लिया जाता है जिसके लिए y की वैल्यू 1 है। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे 1 कब है, जब ये है a b बार और दूसरा है a b। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे फंक्शन a b, फिर लिखा जाएगा a b बार प्लस a b। जितने भी आउटपुट 1 हैं उन सब का सम किया जाता है और उनको फंक्शन के साथ लिखा जाता है। तो ये हो जाता है इस ट्रुथ टेबल का सम ऑफ प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेशन। ये है प्रोडक्ट और इनका सम, तो ये कहलाएगा सम ऑफ प्रोडक्ट। इसमें एक और पॉइंट आता है, यदि इसको रिप्रेजेंट किया जाए, यहाँ पे हम इसी में बना लेते हैं, ये टर्म्स कहलाते हैं मीन टर्म्स। क्या कहलाते हैं? मीन टर्म्स। तो मीन टर्म्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? मीन टर्म्स को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल m से। चूंकि इसकी डेसिमल वैल्यू कितनी है? 0, तो ये कहलाएगा m0। इसकी डेसिमल वैल्यू कितनी है? 1, तो ये कहलाएगा m1। इसकी डेसिमल वैल्यू है 2, तो ये कहलाएगा m2 एंड उसी तरह ये कहला जाएगा m3। तो यदि इस फंक्शन को मीन टर्म्स के रूप में लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा? दिस इक्वल टू, ये आप देख सकते हैं ये कब हाई है या 1 है, ये 1 है m2 में और ये 1 है m3 में। तो इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है फंक्शन f a b इज इक्वल टू समेशन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं समेशन, और मीन टर्म्स के लिए लेते हैं स्मॉल m। और कौन कौन से मीन टर्म्स हाई हैं यहाँ पे हाई है 2 एंड 3, ये हो जाएगा 2 एंड 3। तो आप ये या तो इस तरह का इक्वेशन दिया रहेगा या इस तरह का इक्वेशन दिया रहेगा, और आपको समझना है यदि समेशन है m है, इसका मतलब ये मीन टर्म्स है और SOP फॉर्म में है। 2 और 3 है, इसका मतलब क्या होगा? सेकेंड मिड टर्म और थर्ड मिड टर्म, ये इन वैल्यूज़ के लिए a b वेरिएबल्स में ट्रुथ टेबल हाई हैं। तो इस तरह से फंक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है SOP फॉर्म में। तो इस SOP फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका 2 है, या तो वेरिएबल के रूप में या मीन टर्म्स के रूप में। अब यदि हम 3 वेरिएबल लेते हैं तो क्या हो जाएगा चेंजेस इसमें? एक 3 वेरिएबल का एग्जांपल ले लेते हैं। इनपुट हो जाएगा यहाँ पे A B C। नेक्स्ट आ जाएगा फंडामेंटल प्रोडक्ट, और यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल वैल्यूज़ 0 1 2 3 4 5 6 7। चूँकि यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं तो 3 वेरिएबल के पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या क्या होंगे? 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1। 4 के लिए हो जाएगा 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1। ये 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन इसमें हो सकते हैं। अब फंडामेंटल प्रोडक्ट क्या होगा? इस तरह से जैसे आपने पहले निकाला था उसी तरह से यहाँ पे भी निकाला जा सकता है। चूँकि ये 0 0 0 हैं और हमें पता है कि 0 के लिए लिया जाता है वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट और 1 के लिए लिया जाता है डायरेक्ट वेरिएबल। तो ये हो जाएगा a बार b बार c बार, a बार b बार c। इसके लिए क्या हो जाएगा? a बार b c बार। सिमिलरली इसके लिए हो जाएगा a बार b c। इसके लिए हो जाएगा नेक्स्ट के लिए a और दोनों कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में b बार c बार। इसके लिए हो जाएगा a b बार c। नेक्स्ट के लिए a b c बार और लास्ट के लिए a b c। इस तरह से किसी भी ट्रुथ टेबल के फंडामेंटल प्रोडक्ट्स
लिखे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपके फंडामेंटल प्रोडक्ट्स के एक्सप्रेशन सही हैं तभी आपका आगे का प्रॉब्लम सही होगा। अब यदि इसको मीन टर्म के रूप में लिखा जाए तो क्या आ जाएगा? मीन टर्म के रूप में नेचुरली क्या होगा? मीन टर्म मतलब स्मॉल m और जो भी उसकी डेसिमल वैल्यू है वो हो जाएगी m0, m1, m2, m3, m4, m5, m6, m7 लास्ट। ये थोड़ा सा तिरछा हो गया, ये आपको देखना है। अब यदि इसी में एक छोटा सा एक्सप्रेशन हम और लिख लेते हैं आउटपुट का y का। सपोज ये है 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1 एंड 0। अब इसको कैसे लिखा जा सकता है? इसका फंक्शन कैसे लिखा जा सकता है? चूँकि फंक्शन में 3 वेरिएबल हैं तो इसको लिखा जाता है a, b एंड c। एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? एक्सप्रेशन 2 तरीके से लिखा जा सकता है, या तो फंडामेंटल प्रोडक्ट के रूप में या फिर मीन टर्म्स के रूप में। तो यदि हम फंडामेंटल प्रोडक्ट के रूप में लिखते हैं तो हमें क्या लेना पड़ेगा? हमें लेना पड़ेगा वो आउटपुट्स जिनके लिए वैल्यू 1 है। ये है आउटपुट y का एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे हमको y क्या हो जाएगा? y आप देख सकते हैं y किसके लिए 1 है? y है m3 के लिए। m3 की वैल्यू कितनी है? a बार b c। पहला हो जाएगा a बार b c। नेक्स्ट हो जाएगा a बार b c, a बार b c, a b बार c बार, a बार a b बार c बार। यहाँ नहीं आएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा लास्ट m6। m6 होता है a b एंड c बार। ये देख सकते हैं, ये थोड़ा ये हो गया तो आप भी देख सकते हैं ये। अब इसके बारे में मीन टर्म्स के लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये किसके किसके लिए हाई है? ये है m3 के लिए, m4 के लिए और ये है m6 के लिए। तो आप क्या लिख सकते हैं इसको? समेशन स्मॉल m और लिख सकते हैं 3, 4 एंड 6। तो इस तरह से किसी भी ट्रूथ टेबल के एक्सप्रेशन शो किए जाते हैं। किसमें? एसओपी फॉर्म में, एक वेरिएबल्स के रूप में और दूसरा मीन टर्म्स के रूप में। इस तरह से किसी भी ट्रूथ टेबल के बूलियन एक्सप्रेशन निकाले जाते हैं एसओपी फॉर्म में। अब यदि इसका लॉजिक डायग्राम बनाना तो क्या होगा? हम सपोज इस इक्वेशन का लॉजिक डायग्राम बनाते हैं। लॉजिक इक्वेशन क्या है? फंक्शन ए बी इज इक्वल टू ए बी बार प्लस ए बी। ए बी बार इसका मतलब क्या है? दिस इज ए प्रोडक्ट और प्रोडक्ट के लिए क्या लगता है? एंड गेट। तो आप इसको कैसे बना सकते हैं? एक एंड गेट जिसमें इनपुट क्या है? ए और बी बार। दूसरा एक और एंड गेट जिसके इनपुट्स क्या हैं? ए और बी, ए और बी। और इन दोनों के बीच क्या है? प्लस। प्लस के लिए क्या लगता है? आप जानते हैं प्लस के लिए लगता है और गेट। तो ये हो जाएगा इस बूलियन एक्सप्रेशन का ट्रूथ टेबल। इसका मतलब क्या है? एक एसओपी इक्वेशन कौन सा लॉजिक डायग्राम देता है? यदि आप इसको देखेंगे तो ये है एंड गेट और ये है और गेट। तो इसको कहते हैं एंड और लॉजिक। ये क्या लॉ है? एंड और लॉजिक शो करता है एक एसओपी इक्वेशन। इसको यदि सिंप्लीफाई करते हैं, चूँकि हम जानते हैं कि यूनिवर्सल गेट से ही सारे बूलियन एक्सप्रेशन रियलाइज़ किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो हमको और यूनिवर्सल गेट कौन कौन से होते हैं? यूनिवर्सल गेट होते हैं नैंड एंड नॉर। तो सारे जो इक्वेशंस हैं, सारे जो सर्किट डायग्राम हैं वो इन्हीं दो गेट से बनाए जाते हैं। तो यदि हम इसको सिंप्लीफाई करके नैंड या नॉर के रूप में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हम क्या करते हैं? हम यहाँ एक बबल लगाते हैं, यहाँ एक बबल लगाते हैं। चूँकि यहाँ एक बबल है और यहाँ एक बबल यदि हम लगा दें तो सर्किट में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे ये इन्वर्ट होगा और फिर यहाँ पे ये इन्वर्ट होके इस और गेट में इनपुट होगा। तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह से हम दूसरा एक यहाँ पे बबल लगाते हैं, इससे ये आउटपुट
आउटपुट इन्वर्ट होगा और यहाँ पे फिर से एक बबल लगाने से यहाँ पे इनपुट फिर इन्वर्ट हो जाएगा, तो टोटली ये कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो गया नैंड गेट और ये हो गया बबल्ड ऑर गेट। आप पहले ही देख चुके हैं बबल्ड ऑर गेट क्या होता है, और आप जानते हैं कि बबल्ड ऑर गेट नैंड गेट के इक्विवेलेंट होता है। इसका मतलब क्या होगा, इस बबल्ड ऑर गेट को नैंड गेट से रिप्लेस किया जा सकता है। तो अब क्या हो जाएगा ये एक्सप्रेशन, यहाँ पे बबल्ड ऑर गेट को हटा के हम यहाँ पे एक नैंड गेट लगा सकते हैं। तो ये आपका इनपुट्स कोई चेंज नहीं होगा, ए बी बार यहाँ पे हो जाएगा ए बी, और पहले वाला जो गेट है नैंड गेट वो एज इट इज़ है, सिर्फ बबल्ड और गेट को नैंड गेट से रिप्लेस किया गया है। तो इस क्या होगा, यह हो जाएगा आउटपुट y। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कौन सा लॉजिक हो गया, ये हो गया नैंड लॉजिक। इसका मतलब क्या हुआ, एसओपी एक्सप्रेशन जो है वो नैंड लॉजिक प्रोवाइड करता है। एसओपी के द्वारा नैंड लॉजिक बनाया जा सकता है। तो इस तरह से किसी भी एक ट्रूथ टेबल को सबसे पहले बूलियन एक्सप्रेशन में कन्वर्ट किया गया और फिर बूलियन एक्सप्रेशन से लॉजिक गेट में कन्वर्ट किया जाता है। तो पहले आपने एंड और गेट बनाया और उसके बाद नैंड गेट बनाया। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। प्रोडक्ट ऑफ सम कैसे बनाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ सम POS। प्रोडक्ट ऑफ सम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अगेन हम एक छोटा सा 2 इनपुट लॉजिक टेबल लेते हैं। तो ये है आपका A और B। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कहलाएगा फंडामेंटल सम। फंडामेंटल सम ए बी की क्या पॉसिबल कंडीशंस हो सकती हैं, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। डेसिमल इक्विवेलेंट यदि हम लिखें तो 0 1 2 एंड 3। तो फंडामेंटल सम, अब यहाँ पे क्या होगा, जो भी हमको प्रोडक्ट ऑफ सम निकालने के लिए क्या करना होगा, जैसे हमने सम ऑफ प्रोडक्ट के लिए किया था जस्ट उसका रिवर्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा इसके लिए करना पड़ेगा, जो भी एक्सप्रेशन है उसमें 0 के लिए हमको लेना पड़ता है डायरेक्ट फॉर्म। क्या लेना पड़ेगा, 0 के लिए लेना पड़ेगा A, और जो 1 है उसके लिए लेना पड़ेगा A बार। ये चीज़ याद रखने वाली बात है कि प्रोडक्ट ऑफ सम में पूरे एक्सप्रेशन उल्टे हो जाते हैं। मतलब क्या होगा, 0 के लिए A और 1 के लिए A बार, सारे वेरिएबल इसी तरह से चेंज हो जाएंगे। और सम क्या लिखेंगे आप इस तरह से, अब क्या हो जाएगा फंडामेंटल सम, यहाँ हो जाएगा A प्लस बी। क्या हो जाएगा, A प्लस बी, मतलब जो भी वेरिएबल है उसके आगे आपको प्लस लगाना पड़ेगा। उसी तरह से सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा A, और चूंकि ये 1 है इसका मतलब ये होगा B बार। नेक्स्ट आ जाएगा A बार प्लस B। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 1 और 1 के लिए आ जाएगा A बार प्लस B बार। इसमें एक और डिफरेंस, एक और क्या है, जो इसके टर्म्स हैं वो कहलाते हैं मैक्स टर्म, और इसको शो किया जाता है कैपिटल M से। किससे शो किया जाता है, कैपिटल M से। और रिप्रेजेंट करने का तरीका वही है, ये हो जाएगा आपका पहला मैक्स टर्म जो कि इसके डेसिमल वैल्यू के बराबर, मतलब M0, नेक्स्ट हो जाएगा M1, नेक्स्ट हो जाएगा M2 और नेक्स्ट हो जाएगा M3। अब यदि इसका कोई आउटपुट है, सपोज पर्टिकुलर आउटपुट Y, तो आप कैसे लिखा जा सकता है इसको, सपोज रेंडमली सेलेक्ट करते हैं हम, ये है 0, ये है
1, ये 0 और ये 1, ये आउटपुट रैंडमली सेलेक्ट किया गया है। तो अब इसका कैसे एक्सप्रेशन लिखेंगे, यहाँ रखिए, जो सम ऑफ प्रोडक्ट में जब हम आउटपुट हाई आउटपुट के लिए लिखा जाता था एक्सप्रेशन, यहाँ पे जस्ट उसका रिवर्स, मतलब 0 आउटपुट के लिए इसके एक्सप्रेशन लिखे जाएंगे। तो अब क्या हो जाएगा, 0 आउटपुट के लिए एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा इसका, आप कैसे लिख सकते हैं, एक फंक्शन हो जाएगा इसमें, यहाँ पे लिखा जा रहा है फंक्शन ए बी, और एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, उन एक्सप्रेशन के लिए लिखा जाएगा जिनके लिए आउटपुट 0 है। तो आउटपुट किसके किसके लिए 0 है, यहाँ इसके लिए 0 है और यहाँ पे इसके लिए 0 है। तो चाहे आप इसके फंडामेंटल सम के रूप में लिख सकते हैं। फंडामेंटल सम इसका क्या होगा, a प्लस बी। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, इसके लिए a बार प्लस बी, a बार प्लस बी, और इन दोनों का प्रोडक्ट। तो ये हो गया इस टेबल के लिए प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन। उसी को मैक्स टर्म में कैसे लिखा जा सकता है, मैक्स टर्म के लिए लिखा जाता है पाई, जहाँ पे वो सिग्मल समेशन लिया जा रहा था, यहाँ लिया जाता है पाई, और लिया जाता है कैपिटल M, कैपिटल M। और यहाँ पे एक्सप्रेशन कहाँ कब कब ये आउटपुट इसका 0 है, ये इसका 0 है 0 में, डेसिमल 0 में, और दूसरा है 2 में। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, 0 और 2। तो इस तरह से किसी भी ट्रूथ टेबल को प्रोडक्ट ऑफ सम में एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो ये था बूलियन इक्वेशन में प्रोडक्ट ऑफ सम और सम ऑफ प्रोडक्ट बनाना दिए गए ट्रूथ टेबल से। इसी में हम आगे चलें तो इस प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन के लिए यदि लॉजिक डायग्राम बनाया जाए तो कैसे लॉजिक डायग्राम होगा, इसका लॉजिक डायग्राम इस तरह से बनाया जा सकता है। यहाँ पे हम ले लेते हैं, सपोज ये इक्वेशन है, इसका लॉजिक डायग्राम कैसे बनाया जाएगा, ये पहला टर्म है इसका a प्लस बी, इसका मतलब क्या होगा, ऑरिंग, और गेट लगा के इसको यूज़ किया जाएगा। ये दूसरा भी और गेट लगा के यूज़ किया जाएगा, और इन दोनों और गेट को एंड किया जाएगा। तो ये हो जाएगा और गेट, ये दूसरा और गेट। इस पहले और गेट के इनपुट क्या होंगे, a और b, a और b। दूसरे और गेट के इनपुट क्या होंगे, a बार एंड b। ये हो गए दोनों और गेट, और इन दोनों और गेट का क्या किया जाएगा, एंड। चूँकि यहाँ पे प्रोडक्ट है इसलिए इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा, और ये हो जाएगा phi। अब यदि इस सर्किट को देखें तो ये इसका पहला पार्ट है और गेट और दूसरा पार्ट है एंड गेट। तो इसको कहा जाता है और एंड लॉजिक, और एंड लॉजिक। इसका मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म जो है और एंड लॉजिक प्रोवाइड करता है। इस यहाँ पे फिर एक बात आती है, यदि इसको यूनिवर्सल गेट से रिप्रेजेंट करना होगा तो कैसे किया जाएगा। हम फिर जानते हैं यूनिवर्सल गेट नैंड और नॉर होते हैं, और नैंड और नॉर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम फिर से एक वही लॉजिक अपनाते हैं। यहाँ पे हम एक बबल लगाते हैं, बबल लगाने से ये इन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे भी एक और बबल लगा देते हैं, यहाँ से ये फिर से इन्वर्ट हो गया। इसका मतलब सर्किट में कोई भी डिफरेंस नहीं आया। उसी तरह से यहाँ पे भी एक बबल लगा दिया गया, और यहाँ पे भी एक बबल लगा दिया गया। इसका मतलब सर्किट में फिर से कोई डिफरेंस नहीं आया। अब ये क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं ये कौन सा गेट है, ये गेट है नॉर गेट, और ये गेट है बबल्ड एंड गेट। तो बबल्ड एंड गेट हम जानते हैं क्या होता है, पहले देख चुके हैं। बबल्ड एंड गेट होता है इज इक्वल टू होता है नॉर गेट, या इक्विवेलेंट कहा जा सकता है कि बबल्ड एंड गेट जो है वो नॉर गेट के इक्विवेलेंट होता है। तो अब इस बबल्ड एंड गेट को नॉर गेट से रिप्लेस कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये पहले के जो सर्किट है वो एज इट इज़ नॉर गेट के साथ, जिसके इनपुट हैं ए बी और दूसरे इनपुट हैं ए बार बी, और दूसरा सेकेंड हाफ का सर्किट क्या हो जाएगा, नॉर गेट का सर्किट, नॉर गेट,
जिसके इनपुट क्या हैं, इन दोनों गेट के आउटपुट। ये हो गया फाइनल आउटपुट। तो अब आप देख सकते हैं ये क्या लॉजिक बन गया, ये भी नॉर और ये भी नॉर। इसका मतलब क्या है, POS इक्वेशन नॉर लॉजिक प्रोवाइड करता है, नॉर लॉजिक प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को लॉजिक डायग्राम में कन्वर्ट किया जा सकता है। यदि हम POS और SOP में डिफरेंस देखें तो क्या हो जाएगा, SOP पहले ले लेते हैं हम SOP और दूसरा ले लेते हैं POS। इससे पूरा आपको डिफरेंस पता चल जाएगा, क्या क्या डिफरेंस होते हैं। पहला SOP में फर्स्ट है आउटपुट 1 के लिए एक्सप्रेशन बनाया जाता है। क्या होता है, आउटपुट 1 के लिए एक्सप्रेशन निकाला जाता है, जबकि POS में आउटपुट 0 के लिए एक्सप्रेशन बनाया जाता है। दूसरा डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर A बार इज इक्वल टू 0 लिया जाता है और A इज इक्वल टू 1 लिया जाता है, जबकि सारे वेरिएबल्स के लिए यदि A B C 3 वेरिएबल हैं तो 0 के लिए कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में और 1 के लिए डायरेक्ट फॉर्म में लिया जाता है, जबकि POS में A इज इक्वल टू A बार इज इक्वल टू 1 और A इज इक्वल टू 0 लिया जाता है। तीसरा डिफरेंस क्या है, ये एंड और लॉजिक शो करता है, जबकि POS इक्वेशन और एंड लॉजिक शो करता है। चौथा डिफरेंस क्या है, यूनिवर्सल गेट के रूप में यदि जब हम लिखते हैं तो यह नैंड लॉजिक शो करता है, जबकि POS क्या है, नॉर लॉजिक शो करता है। नेक्स्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा, इसके प्रत्येक फंडामेंटल प्रोडक्ट को फंडामेंटल प्रोडक्ट जो है ये कहलाते हैं मीन टर्म्स। ऑलवेज रिमेंबर, ये क्या कहलाते हैं, मीन टर्म्स कहलाते हैं, जबकि इसके जो फंक्शंस रहते हैं ये कहलाते हैं फंडामेंटल सम, और इनको कहा जाता है मैक्स टर्म। ये कहलाता था मीन टर्म्स, इस कहलाता है मैक्स टर्म। इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक और डिफरेंस इसका, इसको समेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि इसको पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है, इनको याद रख के कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन को SOP और POS में रिप्रेजेंट किया जा सकता है और उसके लॉजिक डायग्राम बनाए जा सकते हैं।